हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जनरल साइंस के। जनरल साइंस एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं ऐसे क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और रिपीट होने की संभावना भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैव लीस्ट रीजेनरेटिव पावर। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है। पहला ऑप्शन है ब्रेन सेल्स, मस्तिष्क कोशिकाएं। दूसरा ऑप्शन है मस्कुलर मांसपेशियां। तीसरा ऑप्शन है बोन्स, हड्डियां। और चौथा ऑप्शन है लिवर, जिसे यकृत कहते हैं या जिगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ब्रेन सेल्स। हाँ, ब्रेन सेल्स जो है रीजेनरेट बहुत धीरे धीरे करता है, इसीलिए सबसे कम रीजेनरेट होने की शक्ति ब्रेन सेल्स यानी मस्तिष्क कोशिकाएं की हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डाई इज यूज्ड इन लिपस्टिक। लिपस्टिक में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन अब देखिए, स्ट्रॉन्शियम 90, कार्माइन, फिर तीसरा ऑप्शन है आयोडीन 123, कोबाल्ट 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्माइन। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एडिटिव इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर एंड टू ऐड फॉर्मनेस टू प्रोसेस्ड फूड। कौन सा योजक स्थिरक के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में दृढ़ता जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और एजिडो कार्बोनामाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एग्रीकल्चर बैक्टीरिया आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग विच एलिमेंट। कृषि में बैक्टीरिया का उपयोग किस तत्व को स्थिर करने करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कलर चेंज इन द चेमेलियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट। सॉरी, गिरगिट में रंग परिवर्तन किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? क्रोमोफोर, वर्णधरा कोशिक, न्यूमाटोफोर श्वसन सूल, क्लोरोफिल पर्णहरित, हेमोग्लोबिन, रुधिर वर्णिक। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा क्रोमोफोर, वर्णधरा कोशिक। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेवार है? HIV एड्स के लिए जिम्मेवार है, फाइलेरिया के लिए जिम्मेवार है, या मलेरिया के लिए, या डेंगू के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया के लिए। जो फलेरिया होता है जिसमें पैर वगैरह फूल जाता है, तो इसी वायरस के कारण होता है, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अबायोटिक कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, लाइट प्रकाश, एनिमल्स जंतु, प्लांट्स पौधे। हम लोग सभी को पता है कि ये भी बायोटिक है, मतलब ये इनमें जान होता है। ये भी बायोटिक है, ये भी बायोटिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। तो अबायोटिक कौन हो जाएगा? जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो लाइट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्पिरिट। निम्नलिखित में से वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा है इथाइल अल्कोहल, तीसरा है इथाइलिन ग्लाइकोल और चौथा ऑप्शन है ग्लाइसरोल।
इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबर का बहुलक है? पहला ऑप्शन आइसोप्रीन, दूसरा ऑप्शन है नियोप्रीन, तीसरा ऑप्शन है इथाइलिन और चौथा ऑप्शन है एसिटाइलिन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। हाँ जी हाँ, आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर का पॉलीमर है। जो नियोप्रीन है वो सिंथेटिक रबर का पॉलीमर है। ठीक है, जो नियोप्रीन है वो सिंथेटिक रबर का पॉलीमर है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टार अपीयर्स हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर बिकॉज ऑफ विच फेनोमेना? तो आकाश में तारे वास्तविकता से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं क्योंकि, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, वायुमंडलीय परावर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का बिखराव। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेनी फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम आर कनेक्टेड टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग? एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला बनाती हैं? फूड वेब, खाद्य जाल, या फूड ग्रुप, खाद्य समूह, फूड लूप, खाद्य पाश, या फूड सीरीज, खाद्य श्रृंखला। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा फूड वेब, खाद्य जाल। बहुत सारे फूड चेन मिलकर, बहुत सारे फूड चेन मिलकर, जैसे आप फूड चेन जानते हैं कि कौन किसको खाता है, उस हिसाब से एक सीक्वेंस बनता है कि जैसे आप मानिए ग्रास है, ग्रास को कौन खाया? गोट खाया। गोट को कौन खाया? लायन खाया। तो अब इस तरीके से ये क्या होता है कि फूड चेन बनता है। लेकिन किसी एक के लिए कोई एक ही चीज़ भोजन नहीं होता, तो क्या होता है कि बहुत सारे फूड चेन आपस में लिंक हो जाते हैं। लिंक होने के बाद जो बनता है उसे हम लोग फूड वेब कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कॉजेज वाइट कलर इन मिल्क? दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होता है किसके कारण? नियासिन के कारण, केराटीन के कारण, या कैजीन के कारण, या लाइकोपिन के कारण? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कैजीन के कारण। जो मिल्क है उसका वाइट कलर कैजीन के कारण होता है। ठीक है, जो टोमेटो है उसका रेड कलर लाइकोपिन के कारण होता है। टोमेटो का रेड कलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचर्स क्लीनर्स? कौन से, मतलब किसे आप कह सकते हैं कि जो लोग नेचर को क्लीन करता है? तो हार्बीवोर्स शाकाहारी, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, प्रोड्यूसर्स उत्पादक, या डिकम्पोजर्स अपघटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिकम्पोजर्स अपघटक। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा की एक सूत्र इकाई में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? 6, 5, 2 या 10? आप सभी को पता है कि जो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो NO2CO3 डॉट 10H2O होता है। तो, तो देखिए इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 10। आंसर इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना इसे नहीं भूलिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम होता है? वैक्यूम में, निर्वात, या ग्लास में, कांच में, या प्लास्टिक में, या वाटर, जल में? तो इसका जो वॉल्यूम होता है, जो जो लाइट का, जो प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है, वेग होता है, वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है, निर्वात में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम मीटर। ठीक है,
ये जो वोल्ट मीटर है इससे हम लोग वोल्टेज नापते हैं। गैल्वेनोमीटर है वो बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कितना फ्लो कर रहा है वो एमीटर बताता है। ठीक है। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? एयर प्रेशर, वायु दाब, ह्यूमिडिटी नमी, हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, या डेंसिटी घनत्व। ठीक है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा हाई टेम्परेचर। उच्च तापमान को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है पायरोमीटर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम ईईजी यूज टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। ईईजी का उपयोग किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है लिवर, जिसे यकृत कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है हार्ट। तीसरा ऑप्शन है ब्रेन। चौथा ऑप्शन है पैनक्रियाज, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन। जिस तरीके से ईसीजी हार्ट का होता है, हृदय का होता है, उसी तरीके से ईईजी ब्रेन का होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द अपैरेटस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई। झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, या क्रायोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। देखिए, जो गायरोस्कोप है ना, वो एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है, और क्रायोमीटर जो है वो लो टेम्परेचर को मेजर करता है। जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि पायरोमीटर जो है वो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, उसी तरीके से क्रायोमीटर लो टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट, जिसे विस्थापन कहते हैं। फोर्स, जिसे आप बल कहते हैं। वेलोसिटी, जिसे वेग कहते हैं। और या वॉल्यूम, जिसे आयतन कहते हैं। इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। न्यूटन्स के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और लॉ ऑफ वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्वाधर गति का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व का नियम। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की भविष्यवाणी का पूर्वानुमान लगाते हुए कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है ब्रह्महीर, तीसरा है ब्रह्मगुप्त, चौथा है बुद्धगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ठीक है, जी हाँ, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही जो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया था। भले ही उन्होंने दूसरे फॉर्म्स में बताया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि हर वस्तु अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेट ऑफ एनी बॉडी इज। किसी का भी वजन कितना होता है? सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर हर जगह एक जैसा, या मैक्सिमम एट पोल्स, ध्रुवों पर अधिकतम, मैक्सिमम एट इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, मोर ऑन माउंटेन देन ऑन प्लेन, मैदान की अपेक्षा पहाड़ पर अधिक। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मैक्सिमम एट पोल्स। देखिए, जो वेट होता है ना, वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इंटू जी होता है। ये जी का जो वैल्यू है, ये इक्वेटर पे मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा पोल पर होता है। इसीलिए जी का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से जो किसी भी व्यक्ति का जो वजन है वो पोल पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सरफेस पे हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जी का वैल्यू होता है। अगर आप नीचे जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे अर्थ का, तो ग्रेविटेशन कम होता है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, जी का वैल्यू कम होता है, इसीलिए नीचे जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे वेट कम होगा, या ऊपर हम पहाड़ की तरफ जाएंगे तब भी हमारा वेट कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, जिसे केंद्राभिमुख शक्ति कहते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स, जिसे परमाणु बल कहते हैं। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम केंद्राभिमुख शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किसमें तेज चलती है? विंटर में, समर में, रेनी में, या स्प्रिंग में? इसका राइट आंसर हो जाएगा विंटर में। देखिए ये कैसे हो रहा है कि हमें पता है कि किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G होता है। इसका मतलब क्या है कि टी जो है लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि लेंथ ऑफ पेंडुलम पे टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम घटेगा तो लेंथ बढ़ेगा। जब विंटर होता है ना तो ये लेंथ कम हो जाता है, इस कारण से टाइम टाइम क्या होता है कि बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो पेंडुलम है वो विंटर के समय में तेज़ी से चलता है। ठीक है, और इसके जस्ट उल्टा कंडीशन होता है जब समर होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।